केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल से पहले पीएम मोदी लगातार बड़े फैसले करते जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले राज्यपालों की नियुक्ति और तबादला करके तो पीएम ने एक धमाका किया ही। दूसरा मामला नए मंत्रालय के गठन की घोषणा है। पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की है। इस मंत्रालय के गठन के बाद देश के कई राज्यों में काम कर रहे सहकारिता समूहों को तो मदद मिलेगी ही, साथ ही सहकार से समृद्धि के सपने को भी साकार किया जाएगा। हालांकि इस मंत्रालय के बजट की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में पहले ही कर चुकी हैं। यह मंत्रालय एक तरह से पीएम मोदी का चुनावी वादा भी है, जिसे अब पूरा कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया करवाएगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके जरिए कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियां लोगों से गहराई से जुड़ सकेंगी। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास का मॉडल बहुत प्रासंगिक है। इस मॉडल में प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। साथ ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स यानी MSCS के विकास को सक्षम करने के लिए ये काम करेगा। ये सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में काम करने में मदद करेगा। हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है, जहां हर सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोसेस को आसान बनाएगा और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास का काम करेगा। केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन वित्त मंत्री के जरिए किए गए बजट ऐलान को पूरा करता है। अब तक खास तौर से महाराष्ट्र के सहकारी बैंक्स और सहकारी समूहों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की आलोचना ये कहकर की जाती रही है कि सरकार सहकारी आंदोलन को खत्म करना चाहती है। लेकिन अब इस मंत्रालय के गठन की घोषणा के बाद सरकार पर सहकारिता माफियाओं का ये आरोप काम नहीं करेगा और एक तरह से सहकारिता माफियाओं की गतिविधियों पर लगाम लगाई जाएगी। देश के कई बड़े नेता इसी सहकारिता आंदोलन की उपज हैं और सहकारी समितियों के दम पर अपनी सियासत कर रहे हैं। यहीं से भ्रष्टाचार का खेल भी खूब होता रहा है, खास तौर से महाराष्ट्र में, जहां एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ इसी के दम पर फल फूल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी को उनके किए की सजा कलकत्ता हाईकोर्ट ने दे दी। जानबूझकर हाईकोर्ट के जज कौशिक चंदा को बदनाम करने, उन पर मानसिक दबाव डालने के आरोप में हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ममता बनर्जी को यह रकम हाईकोर्ट में जमा करानी होगी। इसके बाद जज कौशिक चंद्रा ने खुद को ममता बनर्जी के केस से अलग करने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में तृणमूल कांग्रेस की तो जीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में भाजपा के शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने ही जज से इस सुनवाई से अलग होने की मांग की थी। हालांकि इसके लिए खर्च के रुपए में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को 5 लाख रुपए जमा कराने का आदेश भी दिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि नंदीग्राम चुनाव परिणाम में धांधली हुई है और फर्जीवाड़ा कर शुवेंदु अधिकारी को विजयी घोषित किया गया। जस्टिस कौशिक चंदा ने बताया कि जब 18 जून 2021 को ये केस उनके सामने आया था, तब उनके पीछे हटने की कोई मांग नहीं की गई थी, लेकिन सुनवाई के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कई तस्वीरों, बैनरों के जरिए उन पर भाजपा का करीबी होने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं से लगता है कि जानबूझ और सोच समझकर उन्हें इस सुनवाई से हटाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि उनके निर्णय पर असर डालने की कोशिश की गई। कोर्ट ने कहा कि सोची समझी मानसिक प्रताड़ना और बदनाम करने की कोशिश के लिए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए जमा कराने के आदेश दिए जाते हैं। ये रकम 2 सप्ताह के भीतर पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में जमा कराई जाएगी। इस रकम का इस्तेमाल उन वकीलों के परिजनों के लिए किया जाएगा जिनकी कोरोना के कारण मौत हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व में किसी जज के किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण उसे सुनवाई से हटाने की मांग करना ठीक नहीं है। हर जज का कोई न कोई राजनीतिक झुकाव होता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोट किया कि भारत के प्रत्येक नागरिक की तरह जज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हर जज का राजनीतिक जुड़ाव वाला इतिहास खंगालकर केस से हटाने की मांग की जाने लगी तो ये बेंच हंटिंग होगा।
जज कौशिक चंदा ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले में आगे की सुनवाई करने का कोई इरादा नहीं रखते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नए विवाद को जन्म देकर कोई न्यायपालिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्य न्यायाधीश की तरफ से बिना किसी भेदभाव के उन्हें सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि वो इस केस से खुद को अलग कर रहे हैं, क्योंकि जो दो लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं वो राज्य में राजनीति के शिखर पर हैं। उन्होंने कहा कि समस्याएं पैदा करने वाले इसे मुद्दा बनाकर फिर हंगामा कर सकते हैं, इसीलिए उनके बिना ही इस मामले की अन्य मामलों की तरह निर्बाध सुनवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी का आरोप था कि जज बनने से पहले कौशिक चंदा भाजपा के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि चंदा ने भाजपा सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवा दी थी। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को इस संबंध में पत्र लिखा था। जब इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया तो सीएम ममता बनर्जी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की। 21 जून को इस पर सुनवाई शुरू हुई। हालांकि ये हाल में ऐसा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पहले इंदिरा बनर्जी ने खुद को बंगाल चुनाव बाद हिंसा वाले मामले से और अब नारदा स्टिंग केस से अनिरुद्ध बोस ने खुद को अलग कर लिया था। इंदिरा बनर्जी ने राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा था कि मुझे इस मामले को सुनने में कुछ कठिनाई हो रही है। वहीं जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर्वोच्च न्यायालय में आने से पहले कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर अस्थायी समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया, जिसमें विधान परिषद के गठन की बात कही गई है। लेकिन विधानसभा से निकलकर ममता बनर्जी के इस सपने को पूरा करने वाली गाड़ी राजभवन में ही अटक जाएगी, क्योंकि जब तक राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मंजूरी नहीं मिलेगी, विधान परिषद का सपना फाइलों में बंद रहेगा। विपक्षी बीजेपी पहले से ही इसके विरोध में है। राज्य के विधायी मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन के कामकाज को संचालित करने की प्रक्रिया के नियम 169 के तहत प्रस्ताव विधान परिषद के गठन के लिए अनुशंसा पर गौर करने के लिए अस्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार पेश किया। विधान परिषद के गठन के समर्थन के लिए मतदान हुआ, जिसका सदन में मौजूद 265 सदस्यों में से 196 ने समर्थन किया और 69 ने विरोध। प्रस्ताव का विरोध करते हुए बीजेपी विधायक दल ने कहा कि टीएमसी पिछले दरवाजे की राजनीति करना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनावों में हारने के बावजूद नेता निर्वाचित हो जाएं। बीजेपी ने ये भी कहा कि इस कदम से राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए आईएसएफ के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी ने भी प्रस्ताव का विरोध किया। इन सब के बीच अहम सवाल ये है कि क्या एक दशक पुराना ममता का ये प्रस्ताव हकीकत की जमीन पर उतर पाएगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में या तो उच्च सदन नहीं है या पहले से ही खत्म कर दिया गया है। टीएमसी की योजना के पीछे असली कारण उन नेताओं को पिछले दरवाजे से लाना है जो विधानसभा चुनाव हार गए। राज्य एक तरफ कह रहा है कि उसके पास फंड नहीं है, लेकिन इस विधान परिषद के बनने से हर साल 90 से 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि इसे संसद के दोनों सदनों में कैसे पारित किया जाता है। साल 1952 से 1969 तक जब राज्य विधानसभा में विधान परिषद थी, उस दौरान 436 विधेयकों में से केवल 2 विधेयक पास हो पाए थे। उधर टीएमसी के प्रस्ताव पर पार्थ चटर्जी ने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से समाज के प्रसिद्ध व्यक्तियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। जो लोग राज्य के खजाने के बारे में बहुत परेशान हैं, उन्हें पहले केंद्र से जीएसटी फंड जारी करने के लिए कहना चाहिए। बीजेपी सरकार को चाहिए कि महामारी के दौरान पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकें और फिर दूसरों को लेक्चर दें। टीएमसी सरकार ने साल 2011 में सत्ता में आने के बाद विधान परिषद की स्थापना के लिए राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और इस संबंध में एक समिति भी गठित की गई थी। इसके साथ ही समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और ये निर्णय लिया गया था कि विधान परिषद के निर्माण बनाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। अब प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी की जरूरत होगी और उसके बाद संसद में एक विधेयक पारित किया जाएगा। फिर इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाना है ताकि विधान परिषद बनाई जा सके। फिलहाल 6 राज्यों में एक विधान परिषद है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार शामिल हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की जुगाड़ वाली सरकार में शामिल एनसीपी के मुखिया शरद पवार इन दिनों बेहद परेशान हैं। वजह ये कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले में फंसते जा रहे हैं। 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख तो पहले से ही भागे भागे फिर रहे हैं। उसके बाद अजीत पवार की शुगर मिल को ईडी ने जब्त करके
बड़ा झटका दे दिया। लेकिन अब बीजेपी छोड़कर पवार के साथ आए एकनाथ खड़से बुरी तरह फंस गए हैं। ईडी ने उनके दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की तलवार एकनाथ खड़से पर भी लटक गई है। असल में पुणे के जमीन घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद एजेंसी ने चौधरी को गिरफ्तार किया। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि चौधरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। देर शाम तक पूछताछ चलती रही और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने उन दस्तावेजों को भी परखा जो चौधरी साथ लेकर आए थे। इसी साल जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने खड़से से भी पूछताछ की थी। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा छोड़कर एनसीपी में शामिल होने के कारण उन पर ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जमीन सौदे में खड़से आरोपित नहीं है, लेकिन वे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। साल 2016 तक खड़से भाजपा में थे। वे फडणवीस सरकार की कैबिनेट में मंत्री भी थे, लेकिन घोटाले का आरोप लगने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। पुणे के पास MIDC में जमीन खरीद की गई थी। इसी मामले में वर्ष 2017 में ACB ने खड़से, उनकी पत्नी मंदाकिनी, दामाद गिरीश चौधरी समेत जमीन के मालिक अब्बास मकानी के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में हेमंत गावड़े नाम के व्यक्ति ने खड़से पर सरकारी खजाने को लूटने का आरोप लगाया था। इसी आधार पर यह केस दर्ज किया गया था। हालांकि साल 2018 में ACB ने खड़से को क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले में खड़से ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने वो जमीन खरीदी थी, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि जमीन सौदे की 4 बार जांच हो चुकी है और हर बार उन्होंने जांच में सहयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में निशित प्रामाणिक और जॉन बारला को शामिल कर ममता बनर्जी के लिए नई और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वजह ये कि दोनों नेता लगातार पश्चिम बंगाल के बंटवारे में समर्थक रहे हैं। अलीपुर द्वार से भाजपा सांसद जॉन बारला, सांसद जयंत रॉय और कूच बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक ने उत्तर बंगाल से चुने गए भाजपा विधायकों के साथ मिलकर एक अलग समिति बना ली है और उत्तर बंगाल को एक अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर इसके जरिए बंगाली अस्मिता को बांटने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ उत्तरी बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग लेकर पहले से ही आंदोलन कर रहे विभिन्न जातीय समूहों ने भी भाजपा की आलोचना की। इसी वजह से बीजेपी ने इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन पीएम मोदी के कैबिनेट में शामिल होना इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने के पक्ष में कहीं न कहीं खड़ी है। विधानसभा चुनाव में अलीपुर द्वार जिले की सभी 5 विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती थी। बरला खुद पहले उत्तरी बंगाल के आदिवासी क्षेत्र को स्वायत्त घोषित किए जाने की मांग वाले आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं। अपने सांसदों की इस कवायद से हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई के प्रयास में भाजपा की राज्य इकाई और केंद्रीय नेताओं ने बंटवारे की बात सिरे से नकार दी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने स्पष्ट कहा कि यह पार्टी की नहीं बल्कि बरला की निजी राय है। भाजपा कभी भी बंगाल के बंटवारे के पक्ष में नहीं रही है। हम पूरे पश्चिम बंगाल का विकास चाहते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद भाजपा जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विष्णुपुर के लोकसभा सांसद सौमित्र खान ने भी दक्षिणी बंगाल के जंगल महल क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा दी है। उनका कहना है कि जंगल महल क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया जा रहा है। इससे बहुत जल्दी ही बंगाल के मूल निवासी अपने ही घर में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। इसीलिए इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दक्षिण बंगाल की बीरभूम, बर्दवान, आसनसोल, पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर, झारग्राम पूर्व और पश्चिमी मिदनापुर और हुगली के कुछ क्षेत्रों को इस नए राज्य में मिलाने की मांग की है। लेकिन भाजपा सांसदों की मांग को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन और कामतापुर आंदोलन से जुड़े अन्य जातीय समूहों ने अव्यवहारिक और प्रतिशोधी करार दिया। इन सभी का कहना है कि भाजपा 2024 में अगले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य को अशांत करने का प्रयास कर रही है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के रोशन गिरी कहते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश या एक अलग राज्य जिसमें सभी उत्तर बंगाल जिले शामिल हैं, क्या उद्देश्य पूरा करेगा? हम अलग गोरखालैंड राज्य चाहते हैं। हम इसके लिए 1960 से लड़ रहे हैं। हम भाजपा पर यकीन नहीं करते, जो हमें 2009 से बेवकूफ बना रही है। जानकारों का कहना है कि टीएमसी और भाजपा क्षेत्र में अलग राज्य की मांग पर दोहरे मापदंड अपनाते रहे हैं। इस बार भाजपा गलत छोर पर है और जॉन बारला
कि केंद्र शासित प्रदेश की मांग पार्टी को राजनीतिक और वोट दोनों लिहाज से नुकसान पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल नवजोत सिंह सिद्धू से उम्मीद लगाए बैठे थे। आम आदमी पार्टी के नेता सिद्धू को कई बार पार्टी में शामिल होने का न्योता तक दे चुके थे, लेकिन मौका लगते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल की ही ऐसी तैसी कर डाली। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुफ्त बिजली को लेकर इशारों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में दिल्ली मॉडल नहीं चलने वाला। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स में दिल्ली में दी जा रही मुफ्त बिजली पर कई दावे किए हैं। सिद्धू ने ट्वीट में कहा कि नीति पर काम किए बगैर राजनीति नकारात्मक प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है और जिन राजनेताओं का एजेंडा जनहित का नहीं है वे यहाँ सिर्फ व्यापार के लिए हैं। इस तरह विकास के बगैर राजनीति का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। आज मैं फिर से जोर देकर कहता हूँ कि हमें पंजाब के विकास के लिए पंजाब मॉडल की ही जरूरत है। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मुफ्त बिजली के मसले पर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगा चुके हैं। सिद्धू ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मैं बादल परिवार को दूरदृष्टि के लिए दोष नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके पास यह नहीं है। उन्होंने सौर ऊर्जा को कम खर्चीला बरताते हुए कहा कि यह आज ₹1.99 प्रति यूनिट में मिल जाती है और नवीकरणीय भी है। सिद्धू ने कहा कि बादल ने ऐसे AMU साइन किए जिनके चलते कहीं ज्यादा खर्च वाली थर्मल पावर दशकों से पंजाब के गले पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली अपनी बिजली खुद पैदा नहीं करती और डिस्ट्रीब्यूशन रिलायंस और टाटा के हाथ में है, जबकि पंजाब अपनी खुद की 25 बिजली पैदा करती है और राज्य के स्वामित्व वाली कॉरपोरेशन के जरिए हजारों लोगों को रोजगार पैदा करता है। दिल्ली मॉडल का मतलब बादल से बड़े प्राइवेट प्लेयर्स का आना है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब अपने बजट का 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए बिजली सब्सिडी देता है, लेकिन दिल्ली अपने बजट का 43,060 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में देती है। कृषि के अलावा पंजाब 15 लाख परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देता है, लेकिन दिल्ली 400 यूनिट से कम के लिए 50% और 400 यूनिट से ज्यादा पूरे होने पर पूरे पैसे वसूलती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली किसानों को मुफ्त बिजली नहीं देती है और उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र पर भारी बोझ डालकर घरेलू सब्सिडी दी जाती है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब मॉडल का मतलब है दोषपूर्ण PPA को रद्द करना, सस्ती टिकाऊ बिजली का उत्पादन और खरीद और सभी को सब्सिडी वाली बिजली देने के लिए ट्रांसमिशन लागत में कमी करना। सिद्धू ने कहा कि अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब के बिजली नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने की सभी शक्तियां PSIERC के पास हैं, जो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती हैं। सिद्धू ने कहा कि इस प्रकार मैंने अपना समय पंजाब मॉडल में निवेश किया ताकि लोगों की ऊर्जा उनके पास लौटाने का रास्ता तैयार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जेडीयू के ललन सिंह से लेकर जेडीयू के कई नेता मंत्री बनने की लाइन में थे, लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ एक RCP सिंह को अपने कैबिनेट में जगह दी। 2 साल पहले जब पीएम मोदी की सरकार बनी थी तब भी जेडीयू को सिर्फ एक मंत्री पद का ऑफर किया गया था, लेकिन तब नीतीश कुमार ने कैबिनेट में शामिल होने से ही मना कर दिया। नीतीश कुमार तब 4 मंत्री जेडीयू कोटे से चाहते थे, लेकिन 2 साल बाद हुए कैबिनेट विस्तार में भी नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने कोई भाव नहीं दिया और 2 साल पुराने ऑफर को मानने पर मजबूर कर दिया। मोदी कैबिनेट में एकमात्र मंत्री पद के साथ जेडीयू का शामिल होना चौंकाने वाली बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2019 में पीएम मोदी की ओर से केंद्रीय कैबिनेट में एक मंत्री पद के ऑफर को ठुकरा दिया था। उस समय कहा गया था कि जेडीयू मजबूती के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी, लेकिन 2 साल बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के एकमात्र नेता के शामिल होते ही साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को एक केंद्रीय मंत्री का पद ऑफर किया गया था। इसके बाद तत्कालीन जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू बिहार की 40 में से 17 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से नीतीश की पार्टी को 16 और पीएम मोदी के दल को 17 सीटें आई थी। एनडीए की अन्य घटक दल एलजेपी सभी 6 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार का कहना था कि इस चुनाव में सीट बंटवारे की तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी दोनों दलों की सहभागिता 50-50 फॉर्मूले पर होगी। 2019 में सरकार गठन के समय पीएम मोदी ने कैबिनेट गठन बनाते वक्त नीतीश कुमार की यह शर्त मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि जेडीयू सरकार में शामिल नहीं होगी। 2 साल बाद मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। माना जा रहा था कि इस
बार जेडीयू अपने 3 या इससे ज्यादा नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसलों पर नजर डालें तो यह बात स्पष्ट है कि वह जब भी किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो हमेशा बराबरी की हिस्सेदारी चाहते हैं। अपने राजनीतिक करियर में शायद ही कोई मौका हो जब नीतीश कुमार ने किसी दल के साथ कोई डील की हो और वह उसमें छोटे भाई की भूमिका में दिखे हों। यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार डील में झुके हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कन्नी काट ली। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2019 में वह जेडीयू अध्यक्ष थे, इसीलिए वह फैसला ले रहे थे कि पार्टी केंद्र सरकार में शामिल होगी या नहीं। इस वक्त आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसीलिए इस तरह के फैसले लेने के लिए वही अधिकृत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही जेडीयू बीजेपी से केवल 1 सीट पीछे रही थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में परिणाम बिल्कुल ही उलट गए थे। एनडीए गठबंधन में बीजेपी 74 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी, जबकि जेडीयू को 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। चुनाव परिणाम में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था। माना जाता है कि बीजेपी का बिहार नेतृत्व कतई नहीं चाहता था कि मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास जाए। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की दखल के चलते नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया। यह बात खुद नीतीश कुमार भी पत्रकारों के सामने कबूल कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए केंद्र में एकमात्र मंत्री पद से समझौता करके संतुष्ट हो चुके हैं? पिछले कुछ दिनों से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कई मौकों पर सीएम नीतीश के मनमाने रवैये पर सवाल उठा चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद सिंह भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने कबूल कर चुके हैं। बिहार की मौजूदा सरकार में बीजेपी की छाप नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।